एक चीज और कि आपको डेपुटेशन पे ये जो दूसरी सर्विसेज नीचे नज़र आ रही हैं, रॉ है, एनएसजी है, एसपीजी है, हालांकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा भेजा जाता है। एनआईए में भी जाता है, आईबी में, सीबीआई में, एनडीआरएफ में, एनसीबी में, सब में आपकी पोस्टिंग होती है। डेपुटेशन पे आप चले जाते हो। इतना रिच एक्सपीरियंस कि कभी आप सीबीआई बन के घूम रहे हो, कभी एसपीजी में जा रहे हो, नेताओं के कांटेक्ट में हो, कभी रॉ का रूप धारण कर लिया, मजे ही मजे हैं ने। तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि 1.5 साल में, एक रफ फिगर मान के चलो, 1.5 साल में आपको असिस्टेंट कमांडेंट एसी बना दिया जाएगा। आप एक कंपनी के हेड बन जाओगे। आपके अंदर में 130 से लेके 140 तक के जवान आ जाएंगे, जो आपके कहने पे किसी को मारने या खुद के मारने के लिए तैयार रहेंगे। 4 जोन हैं। एक जोन में 4 से लेके 8 सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर में 5 से लेके 15 बटालियन होते हैं। एक बटालियन में 6 से लेके 7 कंपनीज होती है। सेक्टर को लीड करता है आईजी, और एक जोन को कौन लीड करता है? वो लीड करता है एडीजी, और एक पूरी सर्विस को लीड कौन करता है? डीजी, जिसे हम कहते हैं। डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है जॉब प्रोफाइल ऑफ सीएपीएफ एसी, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट की। आज स्पेशली मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा मोटिवेट हो पाओ। आज है 9 मई 2022। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बाद में वीडियो देख रहे हैं। और कल इसकी लास्ट डेट है 10 मई को, जो वैकेंसी आई है 2022 वाली। बाद में अगर आप देख रहे हो तो जब भी वैकेंसी आएगी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। पर जो कैंडिडेट अभी तक इसको अप्लाई नहीं किए हैं, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। होप्स हो कि आप मोटिवेट हो गए कि आप इसको अप्लाई करो। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और नॉन टेक्निकल आपके सिलेबस का हिस्सा है, नॉन टेक्निकल आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये एग्ज़ाम भी ज़रूर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्पेसिफिक किसी की प्रिपरेशन करके जाएंगे तो देंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल का हिस्सा यहाँ पे भी होता है। आप पढ़ भी रहे हो तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, क्या पावर होता है, आपको ड्यूटी क्या करना होता है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं आपको। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। बाकी तो आपको एडवर्टीजमेंट से पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 253 वैकेंसी हैं। आगे जो आने वाला ईयर है उसमें थोड़ी वैकेंसी बढ़ने के चांसेज हैं। क्यों चांसेज है मैं आगे आपको बताऊंगा। 2 पेपर होता है। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, 250 मार्क्स 2 आवर। सेकेंड जो आपका पेपर होता है जनरल स्टडी, एसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये आपको लिखना होता है यहाँ पे, ये भी 200 मार्क्स का होता है। अगर आप रिटन में इतना मार्क्स पाते हो, यहाँ पे कुछ मिनिमम मार्क्स वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो इंटरव्यू होगा 150 मार्क्स का, और टोटल मिला के हो जाता है आपका 600 मार्क्स। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है इसका। मैं आगे आपको कट ऑफ भी बता दूंगा। एकदम आसमान तक सीढ़ी आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पे पता है कि बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, नहीं पता है तो आगे मैं दिखा दूंगा। सर्विसेज आपको कैसे मिलेंगी, जैसे आपको सीआरपीएफ मिलेगा, बीएसएफ मिलेगा, या फिर आईटीबीपी मिलेगी। क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने प्रेफरेंस क्या भरा है और मेरिट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर वही प्रेफरेंस भर देते हैं तो मेरिट के हिसाब से अलॉटमेंट होता है। अब चलिए कट ऑफ देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था, टोटल कितना 600 का आपका पेपर होता है। यहाँ पे देखो जो टोटल वैकेंसी थी, इससे पहले 2020 की बात करें हम तो 175 थी, इस बार से कम थी। और कट ऑफ देखो जनरल कैटेगरी का गया है आपका 325। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, मतलब आप 61-62% मार्क्स लेके आइए, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ा दोगे तो पक्का हो ही जाएगा। कैटेगरी में थोड़ा उसी के रिस्पेक्टिव कम होता है, आप देख पाओगे। तो बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है नॉन टेक्निकल का, उसी के सेंस में आप अपीयर हो सकते हो। अब 1 साल का और कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट था, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। ये भी बेसिकली उसके सर्विस में आते हैं, उस सर्विस से इसमें भी लोग आते हैं। इनका सेपरेटली हुआ था 23 पोस्ट ही। देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं गया है, केवल 23 पोस्ट ही सेपरेट रिक्रूटमेंट हुआ था, बट इसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। खैर ये बेसिक डिटेल थी आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं।
ड्यूटी क्या आपकी, तो मैं शॉर्ट में बताता हूं। जैसा कि आप नाम से आपको पता चल रहा है कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ये। जैसे पुलिस होती है स्टेट गवर्नमेंट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसी तरीके से आप होते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको इन्फोर्स करने की ड्यूटी होती है आपकी, क्योंकि स्टेट वाली जो पुलिस होती है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानेगी नहीं, क्योंकि वो स्टेट की जुरिडिक्शन में होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पुलिस बनानी पड़ती है, जो कि आपके रूप में बनाया जाता है। अब आप कहोगे थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या क्या काम होता है, तो वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारी सर्विसेज होती हैं और हर सर्विसेज का अलग अलग काम होता है। हर सर्विसेज के लिए अलग अलग रूल्स और एक्ट्स बने हुए हैं जिसको उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, आपको पता ही है बीएसएफ बॉर्डर पे रहती है। बॉर्डर पे इंसर्जेंसी ना हो, बॉर्डर से कोई गलत ट्रांजैक्शन ना हो, मतलब वो सारा चीज़ वो देखते हैं। सीआरपीएफ के बारे में आप लोगों ने सुना, ये कहीं दंगा फसाद कुछ भी हो रहा है, सीआरपीएफ वहाँ पे डिप्लॉय की जाती है, तो इसका अलग काम होता है। इंटरनल सिक्योरिटी भी देखती है ये, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी देखती है ये, तो मतलब बहुत सारे काम होते हैं। इसी तरीके से ये जो आपकी इंडस्ट्री होती है उससे रिलेटेड सिक्योरिटी का काम करते हैं। ये इंडो तिब्बत बॉर्डर देखते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि सबका काम डिवाइडेड है। इन शॉर्ट जो मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेट पुलिस स्टेट के लिए करती है वही सारा काम ये सेंटर के लिए करते हैं। चुनाव भी आप करवाते हो, जो भी ऐसे काम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जहाँ पे पुलिस की रिक्वायरमेंट होती है आपको डिप्लॉय किया जाता है। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आपका काम क्या होगा, क्योंकि इंडिविजुअल तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, सबका काम अलग अलग होता है। तो वो वीडियो तो आपको 3 to 4 आवर की हो जाएगी। यहाँ पे बस बेसिक आपको समझ लेना है कि आपका काम है क्या। एक चीज़ और कि आपको डेपुटेशन पे ये जो दूसरी सर्विसेज नीचे नज़र आ रही हैं, रॉ है, एनएसजी है, एसपीजी है, हालांकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा भेजा जाता है। एनआईए में भी जाता है, आईबी में, सीबीआई में, एनडीआरएफ में, एनसीबी में, सब में आपकी पोस्टिंग होती है। डेपुटेशन पे आप चले जाते हो। जैसे सीआरपीएफ है उसके पास एनडीआरएफ की भी टीम होती है और भी बहुत सारी टीम होती हैं, तो उसमें भी आपको डेपुटेशन में भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। इतना रिच एक्सपीरियंस कि कभी आप सीबीआई बन के घूम रहे हो, कभी एसपीजी में जा रहे हो, नेताओं के कांटेक्ट में हो, कभी रॉ का रूप धारण कर लिया, मज़े ही मज़े हैं। ने तो बहुत ही रिच एक्सपीरियंस मिलता है। और दूसरी बात कि आप एक गजेटेड ऑफिसर होते हो, वो आगे हम बात करेंगे। अब आगे मैं इनका पावर और प्रमोशन के बारे में बात करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं किसी सर्विस का। तो सबसे नीचे जो लेवल होता है वो होता है प्लाटून्स का। प्लाटून्स होते हैं बेसिकली, इसमें 37 पर्सनल्स होते हैं, एक्टिव पर्सनल 37 के आसपास होते हैं। इसके बाद 3 to 4 प्लाटून्स जब बन जाते हैं तो वो बन जाती है एक कंपनी, और एक कंपनी में अराउंड 137। ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है, ये मैं एक ऑन एन एवरेज रफ फिगर आपको बता रहा हूं, और ये ज़्यादा फिट बैठेगा सीआरपीएफ के हिसाब से, क्योंकि वहीं से मैंने ये डाटा कंक्लूड किया। वहाँ पे हालांकि अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जोन और अलग अलग बटालियन में अलग अलग नंबर होता है, बट मैंने एक ऑन एन एवरेज रफ फिगर आपको ले लिया है बताने के लिए। तो एक जो कंपनी होती है उसमें अराउंड 3 to 4 प्लाटून्स होते हैं, और टोटल जो पर्सनल्स होते हैं एक्टिव पर्सनल 137 140 के आसपास होते हैं, डिपेंड करता है कि कितना में उसको कंस्टिट्यूट किया गया है। अब एक कंपनी का जो लीडर होता है या जो कमांडेंट होता है वो आप होते हो। जब आपका सिलेक्शन होगा ना एसी पे, असिस्टेंट कमांडेंट में, तो 1.5 साल बाद आपको इसका एक कंपनी का हेड बना दिया जाएगा। मतलब एक कंपनी को आप कंट्रोल करोगे। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है और कुछ 20 वीक का आपका जो पीरियड होता है जिसमें अलग अलग ड्यूटी का एक्सपीरियंस आपको कराया जाता है। उसके बाद आपको एक कंपनी का कमांडेंट का, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलती है और एक कंपनी को आप कंट्रोल करते हो। मतलब आपको सलाम करने वाले 137 लोग होंगे जिनकी ड्यूटी, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको फंक्शन देना, जिनको कंट्रोल करना, सारा आपके पास में रहेगा। और टोटल 6 to 7 कंपनीज मिलके एक बटालियन बना लेती हैं। और अराउंड हम बात करें एक बटालियन में, तो एक रफ फिगर आप देख लो, 1200 के आसपास एक्टिव पर्सनल्स होते हैं, 1200 के आसपास एक बटालियन में। ठीक है, और कितनी कंपनी मिलके एक बटालियन बनाती है? 6 to 7 कंपनी मिलके।
और अगर मैं आपको रफ फिगर बताऊं कुछ डिटेल में, तो कांस्टेबल सी से होता है कांस्टेबल, ये होते हैं कुछ 630 से लेके 640 के आसपास। फिर लांस नायक की बात करें हम, लांस नायक होते हैं कुछ 62। फिर नायक की बात कर लें, ये सब पुलिस वाली पोस्ट है, 72 होते हैं। फिर हेड कांस्टेबल की बात करें तो ये कुछ 60 से लेके 70 के आसपास होते हैं। फिर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 21 के आसपास, 20 to 25 के आसपास होते हैं। मैंने एक रफ फिगर लिखा है, उनके एक्ट से लिखा है, ठीक है, ये वेरी कर सकता है, मैं आपको रफ फिगर ही बता रहा हूँ। इंस्पेक्टर की बात करें तो ये 6 होते हैं। और अगर हम एसी की बात करें, असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, तो ये होते हैं 8, किसमें, एक बटालियन में 8 के आसपास असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। और जो आपका डीसी होते हैं वो होते हैं 5। और आपका जो सेकंड कमांडेंट होते हैं, सेकंड इन कमांडेंट, वो मैं आगे दिखाऊंगा सारी पोस्ट। अभी आप बटालियन का स्ट्रक्चर बस समझ लो, माइंड में आप रखो, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक जो आपका सेकंड इन कमांडेंट होते हैं, एक बटालियन में 2 के आसपास होते हैं। और एक आपका कमांडिंग ऑफिसर होता है, CO जिसे हम कहते हैं, मतलब कमांडेंट होता है, ये होता है एक बटालियन का हेड, ठीक है। तो यहाँ के हेड आप हो, और आप जैसे 6 से 7 कंपनी का कंट्रोल करने वाला होता है CO। बीच में 2 पोस्ट और आती है, डेप्यूटी कमांडेंट की आती है और सेकेंड इन कमांडेंट की आती है, उनका काम भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद 5 to 15 बटालियन मिला के एक सेक्टर बनता है। जैसे मैं CRPF का एग्जांपल दूं तो जो उनका सेंट्रल जोन है उसमें टोटल 8 सेक्टर हैं, सबसे बड़ा जोन है वो, तो टोटल उसमें 8 सेक्टर हैं। और एक सेक्टर में 5 से लेके 15 बटालियन हो सकती है। अब वो जो सेक्टर्स हैं उसकी लेंथ भी अलग अलग होती है, फिक्स नहीं होती है, तो वेरिएबल लेंथ आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपको एक रफ एवरेज चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे CRPF है तो जो टोटल बटालियन है यहाँ पे 203 है। उसी तरीके से BSF की बात करें तो BSF में 192 के आसपास बटालियन है, टोटल बटालियन जो सेंक्शनड बटालियन है। यहाँ की टोटल स्ट्रेंथ है 3 लाख के आसपास, जो टोटल पर्सनल है यहाँ पे वो 3 लाख के आसपास हैं। यहाँ पे भी 2,70,000 के आसपास एक्टिव पर्सनल हैं BSF में। तो ये कुछ बटालियन का रफ फिगर है। अब नंबर ऑफ बटालियन पर सेक्टर चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये सेक्टर होता है आपका। और एक जो जोन होता है ना, एक जोन होता है, एक जोन की मैं बात कर रहा हूँ, 4 जोन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक जोन की बात कर रहा हूँ। एक जोन में 4 से लेके 8 सेक्टर होते हैं। जैसे मैं CRPF के सेंट्रल जोन की बात कर रहा था, तो सेंट्रल जोन में टोटल 8 सेक्टर हैं, ठीक है। और एक CRPF की बात करें तो CRPF जो पूरा एज ए सर्विस है उसमें टोटल 4 जोन होते हैं। और जनरली हर किसी में कुछ ऐसा ही होता है, डिवाइडेड होते हैं जोन। जैसे पूरे भारत में CRPF के 4 जोन हैं, आप ये समझ लो 4 जोन हैं। एक जोन में 4 से लेके 8 सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर में 5 से लेके 15 बटालियन होते हैं। एक बटालियन में 6 से लेके 7 कंपनीज होती है, जिस एक कंपनी को आपको ओनर बनाया जाएगा जब आप ज्वाइन करोगे एज ए AC, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। और एक कंपनी में 3 से 4 प्लाटून्स होते हैं। तो आपको एक बेसिक रफ फिगर या स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किसी एक सर्विस का स्ट्रक्चर कितना होता है। ब्रॉडर वे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे मैं डिस्कस करूंगा कि इसको लीड कौन करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको कौन लीड करता है, AC लीड करता है। इसको कौन लीड करता है, CO लीड करता है। सेक्टर को लीड करता है IG। और एक जोन को कौन लीड करता है, वो लीड करता है ADG। और एक पूरी सर्विस को लीड कौन करता है, DG, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल, और इसे हम कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और इसे हम कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल, और इसे CO को तो मैंने पहले ही बता दिया। तो एक आपको रफ फिगर समझ में आ गया। इन बिटवीन भी कई सारी पोस्ट होती हैं, उनका अलग अलग काम होता है। आगे जब मैं पोस्ट का प्रमोशन डिस्कस करूंगा तो वहां पे जो बची हुई चीजें रहेंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब सीधा बढ़ते हैं आपके प्रमोशन पे। तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि 1.5 साल में, एक रफ फिगर मान के चलो, 1.5 साल में आपको असिस्टेंट कमांडेंट AC बना दिया जाएगा। आप एक कंपनी के हेड बन जाओगे। आपके अंदर में 130 से लेके 140 तक के जवान आ जाएंगे, जो आपके कहने पे किसी को मारने या खुद के मारने के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद अगर आपका प्रमोशन होगा तो आप बनोगे डेप्यूटी कमांडेंट। और जो मतलब आप कह सकते हो रूल के हिसाब से टाइम है वो है 5 ईयर। पर ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल है।
अभी एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था जब रिसर्च किया, और जनरली जो मैंने रिसर्च किया है अपना वो सीआरपीएफ के ऊपर ही किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में वेरी कर सकता है, बट मैंने सीआरपीएफ के ऊपर किया है। तो अभी का जो रिसर्च है सीआरपीएफ की बात करें हम लोग, तो कहा जा रहा है कि 12 साल से जो असिस्टेंट कमांडेंट लगे हुए हैं उनका प्रमोशन ही नहीं हो पाया, प्रमोशन पेंडिंग है। होम डिपार्टमेंट है जिसने मांगा है कि कहाँ कहाँ पे स्टैग्नेशन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा नहीं कि प्रमोशन नहीं होता है तो आपको सैलरी पे स्केल नहीं बढ़ती है, पे स्केल बढ़ जाती है, बट आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है। प्रमोशन होने के कुछ अलग फायदे होते हैं जो आपको नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ है, स्पेशली मैं सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ। एक जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने वाली हैं, उसका रीजन ये है कि वहीं मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, रिपोर्ट में कहा गया था कि 70% कम रिक्रूटमेंट हो रहा है। जितने ऑफिसर्स चाहिए, जितने लीडर्स चाहिए, उतने लीडर अवेलेबल नहीं है हमारे फोर्सेस के पास, पुलिस फोर्स के पास, वो कम है। क्योंकि कंटिन्यूअसली अराउंड 60 से 70% जो सेंसेंड स्ट्रेंथ है असिस्टेंट कमांडेंट की, डिप्टी कमांडेंट की, वो कम रिक्रूट हो रही है। अब देखो यहाँ पे कम लोग रहेंगे तो प्रमोशन में भी कम लोग जाएंगे। अब आप कहोगे कि जब कम रिक्रूटमेंट हो रहा है तो प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है। देखो प्रमोशन देना है सबको, बट वो फाइलिंग वाइलिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए होम डिपार्टमेंट ने मांगा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, टाइम से प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, और इसको बहुत जल्दी शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और जितना प्रमोशन पेंडिंग है वो कर दिया जाएगा, ऐसा होम डिपार्टमेंट का कहना है। और बाद में ये ध्यान रखा जाएगा कि प्रमोशन में दिक्कत ना हो। तो 5 साल तो ये मान लीजिए कि ऑफिशियल होता है, बट जनरली 6 से 8 साल लग जाते हैं प्रमोशन लेने में। पहला प्रमोशन लेने में आप बन जाओगे डिप्टी कमांडेंट। जब आप डिप्टी कमांडेंट, और ये जो पोस्ट होती है, कई सारे लोग पूछेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट होती है, तो जो स्टेट पुलिस का डीवाईएसपी होता है ना, मतलब डेप्यूटी एसपी होता है ना, उसके बराबर, उसके इक्विवेलेंट की एक पोस्ट होती है। आप कहोगे आईपीएस वाले भी तो इसी पोस्ट पे आते हैं, हाँ इसी पोस्ट पे आते हैं, बस वो इंडियन पुलिस सर्विस वाले होते हैं, उनकी वैल्यू थोड़ा सा अलग होती है। मैं आगे दिखाऊंगा कि वो पैराशूट से सीधा कहाँ लैंड करते हैं, जब वो आते हैं इसमें डेपुटेशन पे तो कहाँ लैंड करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इसके इक्विवेलेंट होती है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि ठीक है ये वाली अच्छी है कि ये वाली अच्छी है, अगर हमको दोनों में से एक किसी की प्रिपरेशन करनी रहेगी तो अनडाउटली ये अच्छी है। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी होता है, प्रेशर भी रहता है, पब्लिक इंगेजमेंट ज़्यादा रहता है, हेक्टिक जॉब होती है। आप अगर सुकून की जॉब चाहते हो तो आप ये वाली जा सकते हो, अगर आप लूट मार करना चाहते हो, साफ साफ बताऊं तो लूट मार करना चाहते हो, विटामिन एम कमाना चाहते हो तो इसमें जाइए। इसमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं क्योंकि फोर्स का अपना एक डिसिप्लिन होता है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे आप स्टेट के अंडर में होते हो, यहाँ पे आप सेंट्रल सर्विसेज में होते हो, सेंट्रल सर्विसेज का अपना अलग फ़ायदा होता है। जैसे पे कमीशन लगता है तो सेंट्रल सर्विसेज में पहले लग जाता है, स्टेट सर्विस वाले लगाते ही रह जाते हैं, हालांकि बाद में आपको रिफंड मिलता है। और सेंट्रल सर्विसेज की कुछ अलग वैल्यूज़ भी होती हैं, तो वो डिसाइड करना है आपको कि आपके नेचर पे कौन सा सूट करता है। फिर आपने प्रमोशन ले लिया, आप बन जाओगे डिप्टी कमांडेंट, जिसे हम डीसी कहते हैं। अब जो डीसी होता है ये एसीपी के बराबर होता है, एसीपी के इक्विवेलेंट वाली पोस्ट है ये। इनका काम क्या होता है, अब ये जो होता है ना, ये ग्राउंड लेवल कमांडेंट नहीं होता है, इसको ग्राउंड लेवल कमांडेंट मानते हैं। मतलब आपके ऑर्डर मानने के लिए 130, 40, 50 लोग खड़े हैं, पर इसका काम वो नहीं रहता। अब क्या होता है कि एक बटालियन में कई सारे ब्रांचेज होते हैं, लाइक कि मान लीजिए कोई डीसी ट्रेनिंग बना दिया, किसी को ट्रेनिंग करवाना है सबको, किसी को प्रोक्योरमेंट का डीसी बना दिया, किसी को सिग्नलिंग का डीसी बना दिया। तो इस तरीके से जो ब्रांचेज होती है ना, उसका डीसी बना देते हैं आपको। वहां पे आप एक्चुअल ग्राउंड का जो कमांड होती है वो आपके हाथ में नहीं होती है, आपको ब्रांच दे दिया जाता है एक, आप उसको संभालते हो। इसके बाद का भी जो प्रमोशन होता है वो 5 ईयर ही है, बट 5 ईयर में नहीं होता है। अगेन ये आपको 7 to 8 ईयर यहाँ पे भी लगता है प्रमोशन लेने में, या फिर आप कह सकते हो कि जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन हो गया तो भी 10 से 12 साल लग जाएंगे यहाँ पे आने में, सेकेंड इन कमांडेंट बनने में। सेकेंड इन कमांडेंट में बेसिकली 2 काम होते हैं, एक तो ऑपरेशनल देखता है और एक एडमिन वाला काम देखता है, ठीक है। तो ये 2 काम होते हैं सेकेंड इन कमांडेंट जब आप बनते हो। 10 से 12 साल लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जो पिछली वैकेंसी हैं 12-12 साल से प्रमोशन ही नहीं हुए हैं, वो यहीं पे अटके पड़े हैं, तो ये भी हो सकता है। बट इससे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, जल्दी ये सारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा और जो टाइम से प्रमोशन है वो होता रहेगा।
जनरली क्या होता है, जो आदमी यहाँ पे पोस्ट लिया है ना, वो उसको ये सारा प्रमोशन मिल जाता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो कमांडेंट का है, सीओ का है, जो एक बटालियन को हेड करता है। तो ये दोनों जो है ना, ये रियल कमांडेंट होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो रियल कमांड हैं, ये दोनों रियल कमांडेंट होते हैं। और ये जो दोनों पोस्ट होती है ना, ये मैनेजरियल लेवल की पोस्ट होती है कि भाई ऐसा तो नहीं कि बस लड़ाई ही करनी है बटालियन को, बटालियन का भाई मैनेजमेंट भी तो है, ठीक है। तो मैनेजमेंट वाला काम ये दोनों देखते हैं, ठीक है। और रियल कमांड जो होती है कि किसी के कहने पे कहीं पे कुछ दंगा फसाद हुआ है तो वहाँ पे जो बटालियन डिप्लॉयड है उसको ऑर्डर कौन देगा, लोग रिपोर्ट किसको करेंगे, वो सारा काम ये होता है। कंपनी डिप्लॉयड है तो कंपनी का कमांडर आप होते हो, आपको लोग बताएंगे, आपको लोग रिपोर्ट करेंगे, और ये दोनों लोग जो हैं वो मैनेजरियल काम देखेंगे। कमांडेंट की पोस्ट के लिए कितना चाहिए, इसको 15 से 17 साल लग जाएंगे। अब वैसे तो सब में 5-5 साल ही है, 5 ईयर सर्विस, 5 ईयर सर्विस, 5 ईयर सर्विस, मतलब यहाँ पे 15 ईयर में आप ये बन सकते हो। मगर जनरली बनते नहीं हैं लोग, 17 से 19 या 20 साल लग जाता है बनने में। हाँ, ये बिल्कुल होता है कि मैक्सिमम लोग जो असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं, अगर नेता बन के कुछ गलती नहीं किए हैं, वहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड ठीक है, तो कमांडेंट तक तो पहुँच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमांडेंट बन के ही रिटायर होंगे अगर कुछ गड़बड़ी नहीं किए हो तो। अब इसके बाद वाली जो पोस्ट होती है ना डीआईजी की, यहाँ पे लैंड होते हैं सीधा वो आईपीएस सर्विस वाले, इंडियन पुलिस सर्विस वाले, यहाँ पे लैंड करते हैं वो सीधा। सोच के देखो कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आप भी यूपीएससी के थ्रू आ रहे हो, वो भी यूपीएससी के थ्रू आ रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा पेपर लिख के आते हैं, आप थोड़ा कम पेपर लिख के आते हो, तो वो सीधा यहाँ पे लैंड करते हैं पैराशूट से और वो बन जाते हैं डीआईजी। अब चूंकि वो पैराशूट से आते हैं तो उनका थोड़ा विरोध भी होगा, कई लोग इसको लेके कोर्ट में केस भी कर दिए। कौन केस किया भाई, जो असिस्टेंट कमांडेंट के लोग हैं उन्होंने केस किया कि ये जो सारी पोस्ट हैं वो प्रमोशन से भरी जानी चाहिए, प्रमोशन से भी भरी जाती हैं, मतलब पहुंच नहीं पाते हैं लोग। कहने को तो जा सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, बट जनरली नहीं जा पाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि आईपीएस वाले आ जाते हैं और वो आईपीएस हैं भाई, फिर उन्हीं का प्रमोशन आगे होता रहता है। तो केस चली कई बार, इसको लेके कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर भी दिया कि आप इसको रिव्यू करिए, पूरा जो प्रोसीजर है ये प्रमोशन का, इसको रिव्यू करिए और देखिए कि क्या पॉसिबल है, फिर जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसको रिकमेंड करिए। तो लेट्स सी, वो भी चल ही रहा है, अभी प्रमोशन वाला भी चल रहा है, जो आपका रेगुलर प्रमोशन पेंडिंग है, फिर ये जो पोस्ट है जिसपे आईपीएस वाले लैंड करते हैं इसका भी चल ही रहा है। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या इसका रेजोल्यूशन निकालती है। तो ये बन जाते हैं डीआईजी। डीआईजी के बाद आते हैं एडिशनल डीआईजी। ये एक पोस्ट अगर प्रमोट कर गए तो एडिशनल डीआईजी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 15 से 17, फिर अगेन आप 20 से 22 साल की सर्विस कर लोगे तो आप डीआईजी बन जाओगे, और 22 से 25 साल की सर्विस कर लोगे तो आप एडिशनल डीआईजी बन जाओगे। 20 से 22 पे भी बन जाते हैं। और ये पोस्ट जरूरी नहीं कि हर जगह होती है, कई जगह ये पोस्ट मतलब हट भी जाती है, ठीक है। ये वाली पोस्ट होती है। इसके बाद डीआईजी के बाद सीधा आईजी बन जाते हैं। और जो मैं सेक्टर्स की बात कर रहा था ना, सेक्टर को कौन हेड करता है, इसके पहले मैंने आपको सेक्टर दिखाए थे कि आपके 5 से लेके 15 बटालियन मिला के एक सेक्टर बनता है। तो वो जो सेक्टर होता है ना, उसको सेक्टर को हेड करता है आईजी, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसको करता है, ये रिपोर्ट करता है एडीजी को। एडीजी जो जोनल हेड होता है। अब एक जोन में जैसे कि मैंने बताया 4 से 8 सेक्टर होते हैं, तो ये जोनल हेड होता है, जोनल हेड होता है। और इसी जोनल हेड में से किसी एक को बना दिया जाता है डीजी, क्योंकि वहां पे केवल एक ही डीजी होंगे जो पूरी सर्विस के हेड होंगे, एक डीजी होंगे। इसके अलावा आप बीच में देखोगे तो एडीजी कई सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि 4 जोन है तो 4 ही एडीजी होंगे। इसके अलावा भी कई सारे डीजी होते हैं। जब आप उनका सीआरपीएफ की वेबसाइट पे या चाहे बीएसएफ के किसी की वेबसाइट पे जाके देखोगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो वहां पे आपको मिलेगा। तो आपको चीज़ें पता चल गई, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे पैराशूट से आईपीएस वाले लैंड करते हैं, तो इसके आगे वाली जो भी पोस्ट आपको नजर आएगी उनके आगे लिखा होगा आईपीएस। क्यों लिखा होगा? क्योंकि वही आगे आप प्रमोट होके आते हैं, बाकी ये बेचारे पिछड़ जाते हैं, मतलब आप जो हो वो पिछड़ जाते हो। अब रीजन भी है भाई कि आईपीएस की एक अलग वैल्यू है, वो अलग एग्जाम दे के आते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके आते हैं, इसलिए उनको चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंट्रल सर्विसेज में हो, उनको फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है, वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है। आईपीएस की यूपीएससी की जो सीएससी है वो अलग ही एक ब्रांड है, अपने आप में एक अलग इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो होप्स हो कि एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि आप प्रमोशन करके कहाँ तक पहुँच सकते हो। और
कहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी केस उस चल रहा है, मे बी आपको डीआईजी भी बनाया जाए, एडिशनल डीआईजी भी बनाया जाएगा, लेट्स सी अगर होता है पॉसिबल तो। बट ये मान के चलिए कि बहुत कम चांसेज हैं, अगर बनेगा भी तो कोई मतलब 100 में 1000 में कोई 1-2 बंदा जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो पहुंच गया तो पहुंच गया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और होता है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो जो अलग अलग सर्विसेज की हमने बात किया, उन सर्विसेज में भी प्रमोशन अलग अलग होता है। जैसे सीआरपीएफ है, उसमें अगर आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, मेडल वेडल आपको मिल गया तो प्रमोशन हो जाएगा। बीएसएफ में प्रमोशन की थोड़ी ख़राब हालत है। जो आपकी इंडस्ट्रियल फोर्स है उसमें भी प्रमोशन की ख़राब हालत है, पर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटीज़ में होती है, या फिर जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे लोकेशन अच्छा होता है, आप फैमिली के साथ अच्छा रह सकते हो। बीएसएफ बॉर्डर पे रहेगा। आईटीबीपी है, उसमें प्रमोशन बड़ा धड़ाधड़ होता है, क्योंकि उसमें बटालियन जनरेट हो रही है नई नई, तो फिर उसमें इस टाइम प्रमोशन जल्दी होता है। पर अगेन उनकी लोकेशन बड़ी ख़राब होती है, जहाँ पे आपको रहना होता है वो लोकेशन ख़राब होती है। बट लोकेशन ख़राब होने से सैलरी ज़्यादा मिलती है आपको। ओके, सैलरी के बीच में एक ये भी आ गया कि आपको इंसिग्निया क्या क्या मिलता है। तो आपकी पोस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, ये गजेटेड पोस्ट हैं तो आपको 3 स्टार लगा मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपको डिप्टी एसपी की इक्विवेलेंट होता है। जो सीओ होता है, आपको ये मैं बताना भूल गया, ये सीनियर सुप्रिटेंडेंट के इक्विवेलेंट होता है, ये एसएसपी के इक्विवेलेंट होता है। और ये आपको मैंने ये सारे पोस्ट बता दिए, आप देख पाओगे। अशोक स्तंभ स्टार, अशोक स्तंभ डबल स्टार, अशोक स्तंभ ट्रिपल स्टार, ये मतलब शाइन मिलता है। ये पुलिस के बराबर, जैसे पुलिस का होता है वैसे ही होता है, बट आपके सर्विस का नाम लिखा रहता है ना। जैसे कि आप सीआरपीएफ में हो तो सीआरपीएफ लिखा रहेगा, बीएसएफ में हो तो बीएसएफ लिखा रहेगा, आईटीबीपी में हो तो आईटीबीपी आपके शोल्डर पे लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा। बाकी चीज़ें तो जैसे पुलिस की होती हैं एज इट इज होता है। चलिए अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सैलरी की मैट्रिक्स नज़र आ रही होगी, 56,100 रुपीज़। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं। डीए तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें 34% है। फिर हाउस रेंट मिलता है, मेडिकल मिलता है, फिर स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेज मिलता है, हार्डशिप अलाउंसेज। इसी को मैं कह रहा था कि अगर ऐसी एरिया में जहाँ पे पहाड़ी है, बर्फ़ है, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे आपको अलग अलाउंसेज मिलते हैं, और ये अलाउंसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो कि आपको ग्रॉस सैलरी की हम बात करें तो ये 85 to 90,000 के आसपास पहुँच जाती है। हाँ, आपको चूंकि घर वो दे देते हैं तो हाउस अलाउंसेस जो रहेगा वो रख लेंगे, बाकी थोड़ा जो पेंशन के लिए पैसा होगा वो सब कट पिट जाएगा आपका। बट इन शॉर्ट आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। अब चूंकि मैं सैलरी एग्जैक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। 10,000 से लेके 25-30 हज़ार तक वेरिएशन आ जाता है आपके पोस्टिंग के हिसाब से, आपके अलाउंसेस के हिसाब से। तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि सैलरी एग्जैक्टली क्या मिलती है। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्विस में हो, क्योंकि ये जो होता है हर सर्विस में हर जगह पे नहीं मिलता है। स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस भी हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी किस सर्विस में है और आप कहाँ पे पोस्टेड हो, उसी टाइम पे आपको मिलेगा। वहाँ से हट गए तो नहीं मिलेगा, इसलिए वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक व्हीकल मिल जाएगी, एक सेवादार भी मिल जाता है जो आपके काम करने के लिए रहेगा। पिस्टल मिल जाएगी, और जहाँ जाओगे 2, 4, 5, चूँकि आप कंपनी कमांडर हो, मतलब आपके अंडर में 130-140 लोग हैं, तो जहाँ भी जाओगे आप अपने व्हीकल से, मतलब जो भी व्हीकल आपको मिली है, 2, 4, 5, 10 लोग AK-47 लेके आपकी गाड़ी के साथ बैठे रहेंगे, तो इसकी अलग ही फीलिंग होती है ना, मतलब उसकी अलग ही वैल्यू नज़र आती है। होप सो कि जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके जॉब से रिलेटेड जो नॉलेज है बेसिक, वो सारी आपको मिल गई होंगी। पर्पज बस यही था कि आप फॉर्म फिलअप करिए, बहुत अच्छी पोस्ट है। चाहे ये वीडियो इस साल देख रहे हो आप 22 में, 2022 में, या 23 में, या 24 में, जब भी दिख रहे हो, आप अगर इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।